थोड़ी देर बाद नकुल उस गड्ढे से बाहर आ गया था, जिसके बाद उसके सामने एक अपनी तारीफ करने वाला सैनिक खड़ा था, जिससे वो कुछ बातें पूछने लगता है। अब आगे विनफोर्ड परिवार के प्रतीक वाली एक बग्गी बलवान हवेली की दिशा में बढ़ रही थी। जब नकुल उस जमीन पर गड्ढा करके बाहर निकला था तो गार्ड उस मैदान पर हुए नुकसान के लिए हट जाना चाहता था, लेकिन ऐसे छोटे मोटे गार्ड को चुप कराने और उससे माफी मंगवाने के लिए बलवान परिवार का नाम ही काफी था। साथ ही नकुल को इसकी वजह से घर तक की सवारी भी मिल गई थी। बेशक इस बात में थोड़ी सी धमकी भी थी और नकुल ने खुशी खुशी सवारी स्वीकार भी कर ली थी, क्योंकि अभी वो अपनी चोटों से पूरी तरह उबर नहीं पाया था। नकुल ने उस सांप राजा की एक और दहाड़ के डर से घाटी के गलियारे से बाहर निकलने का फैसला तो पहले ही कर लिया था, जिसके बाद जब वो चलने फिरने लायक हुआ तो वो निकल भी गया। क्योंकि नकुल के पुराने कपड़े फट चुके थे, इसलिए उस परिवार ने नकुल को कपड़े भी दिए थे और नकुल ने भी खुशी खुशी उन्हें अपने स्पेस रिंग में रख लिया था। यात्रा के दौरान उसने मुख्य रूप से अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में आशिया की चटकी हुई इमेज को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया, और जब तक वो हवेली पहुंचा तो वो अपनी पूरी शक्ति में वापस आ चुका था। अपने घर को देखकर वो थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आखिरकार मैं घर वापस आ ही गया। चलो कोई नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। जबकि थोड़े समय पहले बलवान परिवार में नकुल के खाई में गिरने के लगभग 2 सप्ताह बाद विलियम गार्डो की इमारत में एक रिपोर्ट पढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ते जा रहे थे उनके हाथ कांपते जा रहे थे, उनके चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगे, जिसके बाद उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया और उस कागज को पकड़े हुए वो बिखर गए। शिट, नहीं नहीं नहीं, इन रईसों पर तो लानत है, उन्होंने नकुल को जाल में फंसा दिया। और ये कहकर विलियम बिना कुछ सोचे समझे हवेली से बाहर आनन फानन में ट्यूलबो या क्लिफ की ओर दौड़ते हैं। उन्हें घाटी में पहुंचने तक लगभग 1 हफ्ता लग गया था, लेकिन वहां उन्हें लाशें और लड़ाई के अवशेष ही दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते विलियम हर लाश की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नकुल की लाश नहीं मिलती। रिपोर्ट में तो कहा था कि काफिले पर यही हमला हुआ था, लेकिन वो लाशों के बीच तो बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद विलियम स्थिति का विश्लेषण करते हुए ध्यान से सोचते हैं, अगर मैं इसके बारे में सोचना भी चाहूँ तो भी ये नामुमकिन है कि लैंसे परिवार ने नकुल को अपना बंधक बना लिया होगा, क्योंकि ये काम तो उनके लिए एकदम बेकार ही होगा। तो फिर वो है कहाँ? और यही सब सोचते सोचते आखिरकार विलियम की नजर एक चट्टान पर पड़ती है और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मुझे मत बताना उसने खाई में भागने का फैसला किया होगा। वो इस क्षेत्र के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक है। वो चट्टान के करीब जाते हैं और नीचे खाली स्थान को देखने लगते हैं। विलियम को इस गहरी खाई में सिर्फ कोहरा दिखाई दे रहा था। अगर तुम सच में यहाँ नीचे हो तो भगवान तुम पर दया करे मेरे बच्चे। वो पूरे 1 दिन तक उसी स्थिति में रहते हैं और नकुल की कुशलता के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, जिसके बाद आखिरकार वो अपना सर हिलाते हैं और आह भरते हुए अपनी हवेली के लिए वापस सड़क पर चल पड़ते हैं। ये खबर उसकी माँ को पता बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। देखते ही देखते महीनों के महीने बीत जाते हैं और विलियम की चिंता अब लाचारी में बदलने लगी थी। उसने हर गार्ड को इस घटना के बारे में बात करने से मना कर दिया था, लेकिन किसी भी बात को आखिरकार कब तक ही छुपाया जा सकता है। और देखते ही देखते एक दिन ये बात नकुल की माँ तक भी पहुंच गई और नकुल के लिए तो अब अफवाहें भी फैलने लगी थी। कई लोगों का मानना था कि नकुल यहाँ से भाग गया है और लैंसे परिवार ने उसे अच्छे संसाधन दिए, इसीलिए वो वहां पर ही रुक गया। जबकि दूसरे लोगों का मानना था कि उसे बलवान परिवार के साथ सौदेबाजी करने के लिए कैदी बना लिया गया है। जबकि नकुल की माँ को इन सब अफवाहों के उड़ने से पहले ही एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगी थी। जब नकुल उस खाई में गिरा था तभी से नकुल की माँ को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और तो और उसी दिन से नकुल के पिता ने नकुल की माँ के पास आना बहुत ही कम कर दिया था। और तो और वो जब भी आते थे उस दौरान वो नकुल की माँ को कम मारते थे। इसी वजह से नकुल की माँ की चिंताएं बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो विलियम से सवाल पूछने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन आखिरकार धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि विलियम को भी उनके बेटे की स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इंतजार से नकुल की माँ का दम घुटता जा रहा था, लेकिन इसके बाद में भी नकुल की माँ कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन देखते देखते इस इंतजार की भी एक घड़ी खत्म हो जाती है और एक गुड न्यूज उन सब के पास में पहुंचती है, जो कि लिली और विलियम के लिए तो बहुत ज्यादा गुड थी। 4 महीने बाद नकुल बलवान हवेली के द्वार पर खड़ा था और इसी के साथ विलियम अपनी गार्ड वाली इमारत से और लिली अपने भवन से बिना कुछ सोचे समझे पैर पटक कर बलवान हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर भागने लगते हैं। उन दोनों को ये न्यूज मिल चुकी थी कि नकुल वापस लौट आया है और इसी के साथ
विलियम सबसे पहले हवेली के द्वार पर पहुंचता है और विल्फोर्ड परिवार की उस बग्गी पर मुस्कुराते हुए उस युवक को देखता है। लड़के के काले लंबे बाल और चमकती नीली आंखें थी। उसकी हाइट थोड़ी लंबी लग रही थी और उसने कपड़े भी थोड़े अच्छे से पहन रखे थे, लेकिन ये कपड़े थोड़े बड़े भी लग रहे थे, जैसे ये ओवरसाइज हो। उसकी पीठ पर 2 तलवारें मयान में रखी थी और उससे एक परिपक्व लुक झलक रहा था। विलियम उस दृश्य को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। आखिरकार ये बच्चा बड़ा हो ही गया। विलियम अभी आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाते, उनके पास से एक काली सी और अजीब सी परछाई निकल के जाती है। लेकिन विलियम को तो इसका ध्यान भी नहीं था। लेकिन फिर जब विलियम आगे की ओर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लीला थी, जो अब और रुक नहीं पाई और सीधा आकर नकुल के ऊपर कूद पड़ी थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि सावधान रहना, फिर भी तुम इतने समय के लिए गायब हो गए। क्या तुम्हें पता भी है मैं कितनी चिंतित थी? बहुत हुआ, तुम बहुत घूम लिए बाहर। अब तुम 1 महीने के लिए इस कमरे से कहीं भी बाहर नहीं जाओगे। नहीं, इसे 2 महीने कर दूंगी। लिली अपने बेटे को आधा गला लगा रही थी और आधा डांट रही थी, लेकिन ये तो स्पष्ट था कि वह नकुल को सुरक्षित देखकर दिल की गहराई से खुश थी। नकुल को अपनी माँ को शांत कराने और आश्वस्त कराने में लगभग 1 पूरा दिन लग जाता है, जबकि विलियम सिर्फ थोड़ी दूरी से ये परिवार का पुनर्मिलन देखते जा रहे थे। उस दिन लिली नकुल के कमरे में ही सो गई थी। उसकी सोती हुई मुद्रा पर एक मुस्कान थी। अगले दिन उसने अपनी पूरी सुबह अपनी माँ के साथ बिताई और फिर देखते ही देखते नकुल विलियम को अपनी रिपोर्ट पकड़ाने के लिए उसके कमरे में चला आता है। विलियम भी अनजाने में मुस्कुराते जा रहे थे, लेकिन जब नकुल ने घाटी के वातावरण का वर्णन किया तो उनका चेहरा सख्त हो गया था। नकुल ने आसिया परिवार या मंत्र के बारे में उनसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन खाई से भागने के बाद उसे एक आशंका थी। मास्टर, क्या आप जानते हैं कि राजा किस रैंक पर है? विलियम अभी भी नकुल की बातों को समझ ही रहा था कि उसने ये सवाल सुना और गहरी सोच में डूब गया। कुछ संकोच के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, शायद रैंक 5। तुमने कहा था कि इनाओ मैदान पर घाटी के लिए एक रास्ता खोखला है। नहीं, मुझे शौस्ती परिवार को समय से ये चेतावनी देनी होगी। वो स्थिति को संभाल लेंगे। मुझे डर है कि यह परिस्थिति एक मध्यम आकार के परिवार को संभालने के लिए बहुत ही खतरनाक है। नकुल को विलियम का इतना जल्दी एक्शन लेने वाला अंदाज देखकर थोड़ी दिलचस्पी होती जा रही थी। क्या वो राजा को मार देंगे? जबकि नकुल की यह बात सुनकर विलियम अपना सर हिलाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मार भी पाएंगे। अगर इस लेवल की लड़ाई उस पूरी खाई के अंदर हुई तो वहाँ पर जो पावर्स फैलेगी उसकी वजह से वो पूरी खाई अंदर से खोखली हो जाएगी और इस वजह से कभी भी वहाँ पर लैंडस्लाइड्स भी हो सकती है और ये बहुत ही गहरी खाई भी है, तो इसलिए वो लोग इसका जोखिम तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। साथ ही इस प्रक्रिया में शायद घाटी भी नष्ट हो जाए, लेकिन इसी के साथ ही कुछ मध्यम दर्जे और कुछ लो रैंक के परिवार भी इनमें ख़त्म हो सकते हैं, तो इसीलिए वो लोग ये सब करने की गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे और इस वजह से उन्हें भी कोई लाभ तो होगा नहीं बल्कि घाटा हो जाएगा। इसलिए वो बस उस रास्ते को सुरक्षित कर देंगे और एक फॉरबिडन जोन बना देंगे। नकुल थोड़ा निराश हो गया था क्योंकि वो उस तरह की ताकत वाली लड़ाई देखना चाहता था, लेकिन अब जो विलियम बातें बता रहा था वो भी तर्क संगत थी। लेकिन कुछ देर बाद नकुल को कुछ याद आता है और वो अपने मास्टर के सामने बेशर्मी से मुस्कुराने लगता है। मास्टर, आपको पता है मेरा 6ठा चक्र पूरा हो चुका है, तो हम आखिरकार उस लास्ट ट्रीटमेंट को पूरा कर सकते हैं। नकुल के चेहरे पर इस समय एक डेविल जैसी मुस्कान थी, जिसे देखकर विलियम नकुल को पकड़कर फिर से उसी खाई में फेंक देना चाहते थे। इस समय विलियम को नकुल का ट्रेनिंग पगलू वाला रूटीन वापस याद आ गया था, जिसकी वजह से उनके सर में फिर से दर्द होने लगा था। कुछ देर बाद नकुल गार्डों की इमारत के नीचे टॉर्चर रूम में था, जो धातु की मेज से बंधा हुआ था। उसके शरीर से एक काला और बदबूदार तरल निकलता जा रहा था, क्योंकि नकुल इस समय ब्रीदिंग सोखता जा रहा था, जहां भी उसके एक्यूपॉइंट्स कभी हुआ करते थे। नकुल ने पहले ही उस स्थिति का अनुमान लगा लिया था, इसीलिए वो प्रक्रिया के दौरान पूरी तरीके से शांत था। हालांकि समय समय पर उसके मुंह से कुछ चीखें निकल ही जाती थी। आसिया का वो टैटू जो कि नकुल के सीने पर बना हुआ था, वो सड़क कर अभी नकुल की पैंट के नीचे चला गया था, जिस वजह से विलियम को वो दिखा नहीं था और वो वहीं बैठा पूरी प्रक्रिया का शांति से समाप्त होने का इंतजार करता जा रहा था। देखते ही देखते नकुल के शरीर में ब्रीदिंग जमा होती जा रही थी, जो उसे मजबूत और परिष्कृत करती जा रही थी। नए एक्यूपॉइंट्स बनने से पहले ये प्रक्रिया लगभग 10 मिनट तक चलती है और ये एक्यूपॉइंट्स जब नकुल ने अपनी मेंटल एनर्जी के साथ देखे तो ये किसी क्रिस्टल की तरह दिखाई दे रहे थे।
ऊपर से ये सिर्फ चमचमा ही नहीं रहे थे, इनकी मजबूती किसी हीरे जैसी लग रही थी। और देखते देखते वो सारे मजबूत एक्यूपॉइंट्स लगातार घूमने लगते हैं और नकुल के शरीर में ब्रीदिंग को सोखने लगते हैं। और नकुल को आज से पहले अपने शरीर में ऐसी शक्ति की लहर कभी भी महसूस नहीं हुई थी। जिसके बाद नकुल अपने पास खड़े विलियम की ओर इशारा करता है और विलियम भी उसकी बात मानकर उसकी हथकड़ियां खोल देता है। विलियम के चेहरे पर इस समय एक बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि आखिरकार उसके शिष्य ने 7 हेल्स पोषण विधि को पूरा कर लिया था और अब उसे ये खतरनाक तकनीक कभी भी दोहरानी नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे मेरे शिष्य, तुमने आखिरकार कर ही दिखाया। विलियम इस समय बिना उस काले कीचड़ की परवाह किए नकुल को शाबाशी देते जा रहे थे, जिसके बाद नकुल भी खुशी खुशी अपना सर हिलाता है। वो अपनी नई शक्ति का तुरंत परीक्षण करना चाहता था, लेकिन उसकी मेंटल एनर्जी लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। और तो और वो अपने आसपास की चीजों को भी सही ढंग से महसूस नहीं कर पा रहा था। हालांकि इससे पहले कि नकुल अपने मास्टर को प्रणाम भी कर पाता, कुछ अजीब सा होता है और देखते देखते नकुल को अपनी निचली कमर में कुछ अजीब सी चिरमिराहट सी महसूस होने लगती है। नकुल को ऐसा लग रहा था कि अभी नकुल के पेट के नीचे एक छोटी गेंद सी बन गई है। जिसके बाद नकुल अपने पेट के उस हिस्से को छूने लगता है। ये खाली सी गेंद। नकुल ने उस जगह को छुआ था, लेकिन इस नए अंग के होने के बाद भी नकुल को कोई भी बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। विलियम ने उसके अजीब बर्ताव को देखा और उस जगह का निरीक्षण किया जहां पर वो भी हाथ लगाए खड़ा था। और अब तो विलियम का मुंह और आंखें दोनों फटी पड़ी थी। अरे मैं भूल कैसे गया, ये राक्षस, इसको तो वापस उसी खाई में डाल के आना पड़ेगा। विलियम तो इस समय मानो पागल से हो गए थे। नहीं 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 नहीं, ये संभव नहीं है, असंभव, नामुमकिन, बोले तो इम्पॉसिबल, ये हो कैसे गया। नकुल ने अपने मास्टर के चेहरे पर इस असंभव भाव को देखा और जैसे जैसे उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में असंभव बोला, नकुल को फिर पता नहीं क्या हो रहा था। अब इन्हें क्या पता चल गया। जिसके बाद नकुल एक सेकंड के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और फिर उसके भी दिमाग में कुछ आता है और इस बार तो नकुल की भी आंखें फटी रह गई थी। टीचर, मुझे मत बताइए कि। नकुल की बात सुनकर विलियम अपना सर हिलाते हैं और उस जगह को फिर से ध्यानपूर्वक देखने लगते हैं। बच्चे, तुम्हारा ड्रेंटाइन भी बन गया, तुम सच में राक्षस हो। लेकिन नकुल इस बात को सुनकर खुद दंग रह गया था। जिसके बाद देखते देखते वो फिर से जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन इस बार उसके सर में एक बहुत ही तेज दर्द होता है और वो हाथों हाथ चुप भी हो जाता है। लेकिन मास्टर, मैं तो अभी सिर्फ 13.5 साल का हूँ। पिछली बार आपने महीनों की बढ़त के बारे में तो बात की थी, पूरे 1 साल की नहीं। विलियम नकुल का प्रश्न सुनते हैं और कुछ देर तक मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, जिसके बाद वो जवाब देते हुए बोलते हैं, रैंक 1 का जादूगर, तुम्हारे विकास के अधिकांश समय के लिए रैंक 2 का शरीर, और अब तो तुम्हारा रैंक 3 का हो गया है। मैंने तुमसे पहले ही ये कहा था कि शक्ति के तीनों केंद्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतने ज्यादा इफेक्टेड रहेंगे। विलियम ये सारी बातें नकुल से कहते जा रहे थे, जबकि नकुल के विचार अभी बहुत ही धीमे चल रहे थे और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि नकुल का अभी ट्रीटमेंट हुआ था, इसलिए उसका मेंटल एनर्जी एरिया अभी पूरी तरीके से खाली था और उसके पास सोचने समझने की ज्यादा शक्ति नहीं बची थी। लेकिन फिर भी नकुल अपने शरीर में पेट के नीचे मौजूद इस खोखले गोले को महसूस करता जा रहा था। जिसके बाद उसे कुछ ध्यान आता है, क्या इसका मतलब है कि अब मैं अपना तत्व जान सकता हूँ। नकुल इस समय इतना एक्साइटेड था कि उसका ये विचार उसकी जुबान पर आ गया था, जिस पर विलियम अपना सर हिलाने लगते हैं, लेकिन फिर वो अपना सर झटकने भी लगते हैं और चेहरा सख्त बना लेते हैं। पहले जाओ और नहा के आओ और आराम करो, इसी बीच मैं सारी की सारी तैयारी करूंगा, कल सुबह मुझे यहीं पर मिलना। नकुल जाने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था और अधिक सवाल पूछना चाहता था, लेकिन दर्द की एक और लहर उसके दिमाग में उठती जा रही थी, इसीलिए वो अपने बाकी के सवालों को साइड में रखता है और अपने मास्टर के आदेश का पालन करने का फैसला लेता है। वो झुककर अपने टीचर को प्रणाम करता है और मन में सामने खड़े व्यक्ति के प्रति सिर्फ एक आदर भाव लेता है। ये सिर्फ आपकी वजह से ही हो पाया मास्टर कि मैं इतना आगे बढ़ पा रहा हूँ, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। विलियम ने काले कीचड़ से सने उस युवक को देखा और विलियम के मन में उससे जुड़ी बहुत सी यादें उभर कर आने लगती है। पहली बार जब नकुल को शिष्य के रूप में स्वीकार करने का उसे आदेश मिला था, तो उसने सोचा कि वो किसी प्रकार की नैनी बनेगा, लेकिन नकुल ने हर बार अपने गुरु की उस उम्मीद को पार किया था जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था, जिस वजह से विलियम को मानना पड़ा कि यह शिष्य बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। विलियम ने उसके गंदे बालों को थोड़ा सा सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा,
अभी जाओ, बाकी बात कल और करेंगे। विलियम की इसी बात के साथ नकुल वहां से चला जाता है, लेकिन विलियम के चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी अचानक से चिंता में बदल जाती है। इस बार मैं वाकई तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा बच्चे। जब नकुल अगले दिन उठा तो स्पष्ट रूप से अपने शरीर में बदलाव महसूस कर पा रहा था। उसे इससे ज्यादा अविश्वसनीय जीवन शक्ति कभी भी महसूस नहीं हुई थी। उसने अपने पास मौजूद ब्रीदिंग की मात्रा जांच की तो वो चकित रह गया था। ये 100 से अधिक हमलों के लिए पर्याप्त है। फिर उसे डेंटाइन वाली घटना याद आई और उसका उत्साह और बढ़ गया। एक मिनट, अब तो मेरे पास डेंटाइन भी है, तो अब तो मुझे डेंटाइन की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। वो कैसी होगी? और इसी एक्साइटमेंट और सुबह उठते ही अपने दिमाग में पहले दूसरे यही विचार के साथ नकुल सीधा गार्डों की इमारत की ओर दौड़ लगा देता है। बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा भूमिगत जेल में पहुंच जाता है। उसी भूमिगत जेल में जहां पर नकुल को अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ता था। वहां विलियम एक छोटी किताब और मुट्ठी जितनी बड़ी पारदर्शी पत्थर के साथ उसका इंतजार करते जा रहे थे। इसे पढ़ो, ये डेंटाइन के लिए रैंक 1 की कल्टीवेशन तकनीक है। इसमें उपयोगकर्ता के तत्व की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए ये कल्टीवेटर की योग्यता निर्धारित करने के लिए एकदम सही चीज है। हर परिवार इसका उपयोग करता ही है। नकुल ने किताब ली और उसको जल्दी से पढ़ा। ये एक निश्चित मुद्रा में की जाने वाली एक साधारण ब्रीदिंग टेक्निक है। इसे हम रेस्पिरेशन मेथड भी कह सकते हैं। नकुल के रैंक 1 का जादूगर होने की वजह से उसने इसे तुरंत याद कर लिया। तैयार हो? विलियम ये पूछते हैं और नकुल भी जवाब में अपना सर हिला देता है। विलियम ने फिर नकुल को वो पत्थर दिया और समझाया, ये है फॉरेस्ट स्टोन। इसकी अजीब विशेषता ये है कि इससे गुजरने वाली ब्रीदिंग के तत्व के आधार पर यह रंग बदल सकता है। इसे अपनी कमर में रखो और कल्टीवेशन तकनीक से ध्यान लगाना शुरू करो। जिस तरह की तुम्हारी योग्यता होगी उसी टाइप से तुम्हारा शरीर स्वाभाविक रूप से उस तत्व को सोख लेगा, जिससे इस पत्थर का रंग बदल जाएगा। विलियम की सारी बात कंप्लीट होते ही नकुल पलाख्ती मारकर वहीं पर जमीन पर बैठ जाता है। नकुल की गोद में इस समय वो ट्रांसपेरेंट पत्थर था और नकुल ने अब तक ट्रेनिंग चालू कर दी थी। देखते देखते ब्रीदिंग नकुल की ओर बढ़ने लगती है और नकुल के डेंटाइन में प्रवेश कर जाती है। नकुल का छोटा सा खाली सा डेंटाइन अब देखते ही देखते किसी गैस से भरने लगा था। जैसे ही वो ब्रीदिंग नकुल के डेंटाइन में प्रवेश करती है, उसकी सतह पर थोड़ा सा दबाव पड़ने लगता है, जिससे ये डेंटाइन बड़ा होने लगा था। गति बहुत ही धीमी थी लेकिन आरामदायक भी। हर बार डेंटाइन चार्ज होने पर नकुल को थोड़ा और तरोताज़ा महसूस होने लगा था। लगभग 1 घंटे बाद विलियम की आवाज़ सुनाई देती है, तुम अब रुक सकते हो बच्चे। नकुल ने अपने मास्टर के चेहरे की ओर देखा और देखा कि उनके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। फिर उसने अपनी कमर पर रखे पत्थर पर नजर डाली। फॉरेस्ट स्टोन पूरी तरीके से काला दिखाई दे रहा था। सॉरी फ्रेंड्स, आई नो कि मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन कभी वीडियो ना आए तो प्लीज़ सॉरी, बिकॉज अभी थोड़े से एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम होने के बाद में मैं पक्का आपको डेली वीडियो दूंगा, वो भी दो। और देखो नकुल की स्टोरी तो डी एंड पर है, तो और ऊपर से हमारे ना सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए, तो क्या करूँ मैं। बट स्टिल फैन फॉलोइंग के आधार पर मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आप अपनी तरीके से मुझे पूरा सपोर्ट करना। मैं भी आपके लिए नई नई स्टोरीज लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा और जो चल रही है उसको भी चलाने की कोशिश करूँगा ही। चाहो तो बाद में रिपेमेंट कर देना या फिर जो भी तुम्हारी मर्जी। और हाँ, यश की स्टोरी भी सुन लिया करो यार, उसके अंदर भी कोई बुराई नहीं है, वो इनफैक्ट अच्छी स्टोरी है। लाइक थोड़ी ठरकी टाइप, थोड़ी मस्ती टाइप। मतलब पर्सनली जैसे नकुल तो सख्त लौंडा है तो तुम तो कह ही सकते हो ये, और यश जो है वो थोड़ा मस्त है तो उसे भी सुना करो यार। और हाँ यार, लाइक ठोक दिया करो, लाइक दबा के ठोका करो। सब्सक्राइब तो तुम कर ही रहे हो, आई नो जो कर रहे हैं वो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, बट स्टिल रेगुलर व्यूज़ भी कम होने लगे हैं यार, तो कुछ तो करो। तो ठीक है, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और आप भी मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर चुके हो। आपने की नकुल के 2 वीडियो डालने के लिए और मैंने की वॉच आवर्स के लिए। तो वॉच आवर्स कंप्लीट होने के बाद में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी, लेकिन वॉच आवर्स कंप्लीट होने से पहले आपको 2 वीडियोस ज़रूर मिलेंगे, बस मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। तो ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, ओवर एंड आउट।